Welcome to Pathshala. Today, first we will discuss why thermodynamics is important, and then we will discuss how classical thermodynamics incorporated the concept of atoms, concept of molecules, atomic theory in general, atomic theory with it in the later part of 19th century, and then we will discuss how kinetic theory of gases related macroscopic variables of a gas sample like pressure, temperature with the microscopic properties of that gas sample like velocity of one molecule, mass of one molecule, kinetic energy of one molecule, how temperature is related with the velocity, how temperature is related with the kinetic energy of molecules of gas sample, how pressure is related with the speed of gas molecules. So in kinetic theory we will discuss how macroscopic variables like pressure, temperature of a gas sample is related with the microscopic properties. So kinetic theory give a physical basis to the thermodynamic laws. तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट क्यों होती है. ठीक है, तो अगर हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल देखें थर्मोडायनेमिक्स का, एक स्पेसिफिक यूज देखें थर्मोडायनेमिक्स का, तो वो हो सकता है ऑटोमोबाइल इंजन. ऑटोमोबाइल इंजन जो है उसमें होता क्या है, उसमें जो केमिकल एनर्जी होती है, जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो जो केमिकल एनर्जी होती है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो फ्यूल में केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, वो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, वो बॉन्ड्स ऑक्सीडाइज होते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं और केमिकल एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उस थर्मल एनर्जी से हम कुछ यूजफुल वर्क करते हैं. तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है ऑटोमोबाइल इंजन का. और ऑटोमोबाइल इंजन की फंक्शनिंग में, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी में, उसकी डिज़ाइनिंग में, उसकी वो कितना पॉल्यूशन एमिट कर रहा है, उन सारी चीज़ों में थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं. लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गवर्न्स द कन्वर्जन ऑफ थर्मल एनर्जी इनटू अदर मोर यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक वर्क. तो अगर हम इस हिसाब से देखें, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल का पार्टी देखें, ऑटोमोबाइल सेक्टर ही अगर हम देखें, तो उसी से ये पता लगता है कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो साइंसेज हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक, मैटर डिफरेंट फेजेस में कैसे एग्जिस्ट करता है, कब वो एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफर होता है, ये भी कौन गवर्न करता है, थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल. जो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स थी, ठीक है, ओल्ड थर्मोडायनेमिक्स, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, ओरिजिनल थर्मोडायनेमिक्स जिसको आप कह सकते हो, वो डेवलप हुई 19th सेंचुरी में. और एटॉमिक जो नेचर था मैटर का, उसकी थ्योरी बनने से पहले डेवलप हुई. तो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में एटम्स, उनकी वेलोसिटीज का कोई रेफरेंस नहीं होता. वहाँ हम सिर्फ क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो कैसे एक दूसरे से रिलेट हो रही हैं, कैसे वेरी कर रही हैं. टेम्परेचर प्रेशर से कैसे रिलेट हो रहा है, प्रेशर टेम्परेचर दोनों मिलकर वॉल्यूम से कैसे रिलेट हो रहा है, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं. हम वहाँ ये डिस्कस नहीं करते हैं कि टेम्परेचर मतलब क्या, प्रेशर मतलब क्या, क्यों प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस वहाँ पे नहीं करते हैं. कुछ हमने पोस्टुलेट्स वहाँ पे क्रिएट किए थे क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स को गवर्न करने के लिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो सबसे सिंपल जो पोस्टुलेट हो सकता है वो होता है एनर्जी कंजर्वेशन का. जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो एनर्जी कंजर्वेशन का ही लॉ है कि किसी भी सिस्टम में जो हम हीट सप्लाई करते हैं उस हीट का कुछ हिस्सा सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में खर्च कर देता है और कुछ हिस्से से वो वर्क कर देता है. तो एनर्जी कंजर्वेशन सिंपल एक पोस्टुलेट है. दूसरा एक पोस्टुलेट ये था कि किसी भी हीट इंजन से हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू ए यूजफुल वर्क, एक ये भी पोस्टुलेट था. ठीक है, ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है इस वजह से, नहीं, थ्योरी में भी पॉसिबल नहीं है वो. इन प्रिंसिपल पूरी हीट को पूरे वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता किसी इंजन से. इंजन मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि जिस इनिशियल स्टेट से चलता है वो वापस लौट के एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने के बाद वो उसी स्टेट में वापस आ जाता है. तो ऐसा हीट इंजन बनाना जो कि इनिशियल स्टेट से चल के और कई सारी साइकिल्स, कई सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के बाद वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाए और जितनी हीट आपने उसको सप्लाई की वो पूरी हीट अगर वो वर्क में कन्वर्ट कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है. आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने देखा था कि हम जितनी हीट देते हैं वो पूरी वर्क में कन्वर्ट होती है, लेकिन वो हीट इंजन नहीं है
क्योंकि उसमें आइसोथर्मल में एक्सपेंशन होता चला जा रहा है। अगर आप कंप्रेशन करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इंजन क्या होता है, जिस स्टेट से चलता है उसी स्टेट पर वापस आ जाता है, एक साइक्लिक प्रोसेस होती है। हीट इंजन हमेशा क्या होती है, एक साइक्लिक प्रोसेस होती है। ठीक, फिर 19th सेंचुरी के एंड में ये जब क्लियर हो गया, एटॉमिक थ्योरी ने जब वो ग्राउंड पे एस्टेब्लिश हो गई और ये क्लियर हो गया कि जो मैटर है वो एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है, तो फिर बोल्ट्जमैन ने एटॉमिक थ्योरी की हेल्प से जो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के जो प्रिंसिपल्स थे, जो पोस्टुलेट्स थे, उनको प्रूफ किया, उनको शो किया कि हाँ वो माइक्रोस्कोपिक, अगर हम एटॉमिक मोशन देखें और उसको कंसीडर करें तो वो जो पोस्टुलेट्स हैं वो ट्रू हो रहे हैं। यानी अगर हम एटॉमिक मोशन देखें और उसके साथ अगर उनको रिलेट करें तो वो पोस्टुलेट ऑटोमेटिकली प्रूफ हो रहे हैं। हम अपने इस लेक्चर में वही पोस्टुलेट्स कुछ प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी वहाँ पे कि अगर आप एटॉमिक मोशन कंसीडर कर रहे हो, एटम्स का मोशन कंसीडर कर रहे हो, और आप ये कहोगे कि इस मूवमेंट की वजह से टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है वो एक ऐसा फिजिकल वेरिएबल है जो कि इनके मूवमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। अगर मोशन ज़्यादा होगा, एटॉमिक मोशन ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब सैंपल का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। एटॉमिक मोशन कम होगा तो सैंपल का टेम्परेचर कम होगा। तो टेम्परेचर जो है वो एटॉमिक मोशन के प्रोपोर्शनल है। इसी तरह से आप ये भी कह सकते हो कि जो प्रेशर है, किसी भी गैस, कोई भी गैस जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर की वॉल पे कितना रैंडमली, कितनी ज़्यादा एनर्जी से हिट कर रहे हैं। कोलिजन्स पे डिपेंड कर रहा है, कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं, कितनी तेजी से कोलिजन्स हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आउटर वॉल पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है गैस, ठीक है। तो जितनी भी आपकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी थी, चाहे वो टेम्परेचर हो या प्रेशर हो, वो दोनों मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज किस का आउटकम है, एटॉमिक मोशन का आउटकम है, एटॉमिक मूवमेंट, कोलिजन्स, उस सब का आउटकम है। लेकिन प्रॉब्लम जो बोल्ट्जमैन के सामने थी वो ये थी कि एक गैस सैंपल में बिलियंस एटम्स होते हैं और वो एक्टिवली मूव कर रहे होते हैं रैंडम डायरेक्शंस में सभी। तो अब उनके मोशन को ट्रैक कर पाना और उसको एनालाइज कर पाना, इंडिविजुअल एटम्स के साथ चल पाना बहुत मुश्किल होता है। कई सारे कोलिजन्स हो रहे हैं, वो कहीं मूव कर रहे हैं, मोमेंटम एक्सचेंज कर रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए वो काफ़ी मुश्किल था वो। तो उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हम ऐसा करते हैं, हम किसी एक एटम, इंडिविजुअल एटम को ट्रैक नहीं करते हैं, उसको हम छोड़ते हैं, इंडिविजुअल एटम की ट्रैकिंग को छोड़ते हैं। हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं। यानी हम लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका एवरेज बिहेवियर जो है उसको कंसीडर करते हैं। सिंगल एटम के एटॉमिक मोशन को ना देख के, सिंगल मॉलिक्यूल के मोशन को ना देख के, हम जो एक एवरेज, एक स्टैटिस्टिकल, एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं। और इस तरह से बोल्ट्जमैन ने एक नई साइंस की शुरुआत की और उसका नाम रखा गया स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। वो है तो मैकेनिक्स ही, उसमें हम वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन, फोर्सेस, मोमेंटम, वो सारी चीज़ें देखेंगे, हम चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स, वो सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम किसी एक एटम या मॉलिक्यूल का नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का एक एवरेज बिहेवियर, एक स्टैटिस्टिकल बिहेवियर। तो साइंस का नाम रखा गया स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। बोल्ट्जमैन की स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और 20th सेंचुरी की क्वांटम मैकेनिक्स, उन दोनों ने मिलकर जो नए प्रिंसिपल डेवलप किए, उससे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन हुई, ठीक है। जितने भी मैटर के जो स्टेट्स होते हैं, 3 स्टेट तो हम पढ़ते ही हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस, उसके अलावा भी और कई सारे एग्जोटिक स्टेट्स होती हैं, ठीक है, वो भी डिस्कस हुई। जैसे न्यूट्रॉन स्टार है, प्लाज्मा है, बहुत सारी चीज़ें उससे एक्सप्लेन होना स्टार्ट हो गई, ठीक। तो अब हम ये देख रहे हैं कि काइनेटिक थ्योरी जो है, काइनेटिक थ्योरी क्या क्या करती है। तो काइनेटिक थ्योरी का सबसे पहला जो यूज था, फर्स्ट, काइनेटिक थ्योरी रिलेट्स macroscopic variables like temperature and pressure etc. to microscopic properties like mass of one atom or molecule, velocity etc. Kinetic theory relates macroscopic variables like
टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा टू माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में जैसे क्या आएगा, मास ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल, अगर गैस आपकी मोनोएटॉमिक है तो मास ऑफ वन एटम, और अगर डायएटॉमिक पॉलीएटॉमिक है तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। और क्या होगा, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इससे रिलेट जो करेगा वो क्या है, आपकी काइनेटिक थ्योरी है। माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स को मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स को माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के साथ रिलेट कर रहे हैं। दूसरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो प्रोवाइड अस फिजिकल बेसिस फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है, टेम्परेचर एक्चुअल में होता क्या है, तो उसके पीछे जो फिजिकल अंडरस्टैंडिंग है वो कौन देता है आपको, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देता है। ठीक है, तो सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइडियल गैस अप्रोक्सीमेशन। आइडियल गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो आइडियल गैस के साथ हम क्या क्या मानते हैं वो आपको देखना है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम ये मानते हैं कि पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए गैस इज वेरी लार्ज। ठीक है, कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेवियर तब शो करेगी जब पहली वो प्रॉपर्टी क्या शो करनी चाहिए उसको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए गैस इज वेरी लार्ज। तो आपको लिखते जाना है नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो एटम्स हो जाएंगे, डायएटॉमिक पॉलीएटॉमिक गैस है तो मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज। उसका फायदा क्या है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स सही रिजल्ट तब देती है जब नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर काफी ज्यादा हो। अदरवाइज जितना नंबर बढ़ता जाएगा उतनी जो एवरेज वैल्यू है वो और बेहतर होती जाएंगी। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मान लिया किसी कंटेनर में कोई गैस है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स या एटम्स तो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो दूसरा अप्रोक्सीमेशन ये होता है कि कंटेनर का वॉल्यूम या गैस ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल्स के एक्चुअल वॉल्यूम से, टोटल वॉल्यूम से काफी ज्यादा होना चाहिए। अगर आप सारे गैस के मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके कॉम्पैक्ट बना दोगे तो वो जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम इस वॉल्यूम के कंपैरेटिवली काफी कम होना चाहिए। तो दूसरा क्या है, द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कंटेनिंग द गैस, लिखते जाना है आपको, द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कंटेनिंग द गैस इज मच लार्जर देन द टोटल वॉल्यूम actually occupied by the gas particles, then the total volume actually occupied by the gas particles। दूसरा अप्रोक्सीमेशन, तीसरा अप्रोक्सीमेशन हम क्या लेंगे आइडियल गैस के लिए, तीसरा अप्रोक्सीमेशन है कि जो डायनेमिक्स है, जो मोशन है गैस मॉलिक्यूल्स का, दे आर द मोशन, द डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल्स और गैस मॉलिक्यूल्स इज गवर्न्ड बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। कोलिजन हो रहा है, फोर्सेस लग रहे हैं, मोमेंटम चेंज हो रहा है, एसलेट कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, तो जो पूरी डायनेमिक्स है, पूरा जो मोशन है, पूरा जो मूवमेंट है, उसको कौन गवर्न कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन क्या मानते हैं हम, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे यूज भी होगा। द पार्टिकल्स आर इक्वली लाइकली टू बी मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। ये गैस सैंपल है और इसके अंदर किसी भी एक पार्टिकल को देखोगे तो उनकी कोई एक प्रेफरेंशियल डायरेक्शन नहीं है मूवमेंट की, उनकी जो डायरेक्शन है मूवमेंट की वो सारी डायरेक्शन इक्वली लाइकली है, वो किसी भी डायरेक्शन मूव कर सकता है, कोई कहीं मूव कर रहा हो, कोई कहीं मूव कर रहा हो, एकदम रैंडम है, टोटली रैंडम मोशन है। कोई भी डायरेक्शन प्रेफरेंशियल डायरेक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन का मूवमेंट प्रेफरेंशियल मूवमेंट नहीं है, सभी डायरेक्शंस में मूवमेंट जो है, सभी डायरेक्शंस जो है इक्वली लाइकली हैं। तो क्या लिखना है,
द पार्टिकल्स आर इक्वली लाइकली टू बी मूविंग इन एनी डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शंस आर इक्वली लाइकली। ठीक। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन क्या है? फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन ये है कि जो कोलिजन्स होने हैं, चाहे पार्टिकल के आपस में हो या पार्टिकल के वॉल से हो, ये मान लिया वॉल है कंटेनर की, जितने भी कोलिजन्स होने हैं वो सारे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होने हैं, यानी E इक्वल टू क्या होगा 1। जितने भी कोलिजन्स होंगे वो सारे क्या होंगे? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होंगे। सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन क्या है? गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे आइडेंटिकल होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। अगर किसी कंटेनर में नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। क्लियर? तो ये 6 अप्रोक्सीमेशन है आइडियल गैस के लिए, और उन्हीं अप्रोक्सीमेशन को यूज करके हम आगे थ्योरी डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को हम माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल के साथ रिलेट करेंगे वो है आपकी प्रेशर। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। जो प्रेशर होता है, ये जो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, वो गैस सैंपल की माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल के साथ किस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमने क्या लिया है? हमने एक कंटेनर लिया है, एक क्यूब लिया है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम दिया है V और साइड लेंथ दी है L। इसको L मान लेते हैं, सारी जो साइड्स हैं वो L लेंथ की हैं। तो इस कंटेनर का, इस गैस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा V किसके बराबर हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा L क्यूब के बराबर। जो इसका वॉल्यूम होगा V, वो क्या हो जाएगा आपका L क्यूब। और इसके अंदर जो भी गैस सैंपल है उसके, या तो वो मोनो एटॉमिक होगा या डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, जो भी है, तो उसके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप उनको बोलोगे, नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो आपको दिए कैपिटल N। ठीक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो क्या दिए हैं वो दिए हैं कैपिटल N। ठीक है, अब जरा इस कंटेनर में ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव कर रहे होंगे रैंडमली, और ये कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड कर रहे होंगे। जब कोलिजन करती है कोई मॉलिक्यूल, जब कोलिजन करता है तो उस पर फोर्स एक्सर्ट करता है, और फोर्स पर यूनिट एरिया ही क्या होता है? प्रेशर। ठीक है, तो हमें प्रेशर तक पहुंचना है। तो अगर मैं ये वाली वॉल कंसीडर करूं, ये जो वॉल है, ये वॉल आपकी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और वाई और जेड प्लेन के पैरेलल है। तो ये वॉल मैंने यहां बनाई हुई है इस तरह से, और जो मॉलिक्यूल्स इस पर हिट होने आ रहे होंगे, तो मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है स्मॉल m मास का। स्मॉल m क्या माना है? स्मॉल m माना है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? कैपिटल N। तो जब ये इससे कोलाइड होने आ रहा है तो उसके पास वेलोसिटी जो होगी वो 3 कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के। एक x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा vy, और इसी तरह से एक z कंपोनेंट होगा vz। ठीक है, लेकिन इस वॉल से जब ये कोलिजन हो रहा होगा, ये जब इस तरह से मान लिया जाके कोलाइड कर रही होगी इस वॉल से, तो जो कोलिजन हो रहा होगा, तो कोलिजन के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी? तो कोलिजन के लिए सिर्फ और सिर्फ वो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी जो कि इस प्लेन के सरफेस के इस वॉल के परपेंडिकुलर है, और वो कौन सी है? vx। तो कोलिजन अगर इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो कोलिजन के बाद जब ये रिबाउंड करेगा तो जिस वेलोसिटी से कोलिजन हुआ है वही वेलोसिटी बस रिवर्स हो जाएगी। तो अगर vx से कोलाइड करेगी
इसने हिट किया था यहाँ पे, तो जब ये रिबाउंड करेगी तो अब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी vx। बाकी किसी वेलोसिटी में कोई फर्क पड़ेगा? बाकी किसी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। vy बनी रहेगी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में थी, और vz ही बनी रहेगी जिस डायरेक्शन में थी। यानी मोमेंटम जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ x डायरेक्शन के अलोंग हो रहा है, y डायरेक्शन के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं, z डायरेक्शन के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं। तो इस कोलिजन से जो मोमेंटम चेंज हुआ वो सिर्फ x डायरेक्शन के अलोंग हुआ। और मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये आपने x की पॉजिटिव डायरेक्शन मानी है, तो ये जो वेलोसिटी होगी ये पॉजिटिव वेलोसिटी होगी, इसकी वजह से जो x का मोमेंटम होगा वो पॉजिटिव मोमेंटम होगा। और ये जो वेलोसिटी होगी ये नेगेटिव वेलोसिटी होगी, इसकी वजह से जो मोमेंटम होगा वो नेगेटिव होगा। तो चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल होगा माइनस m टाइम्स vx, माइनस इनिशियल कितना होगा? इनिशियल होगा m टाइम्स vx, ठीक है। और y डायरेक्शन का मोमेंटम कंसीडर इसलिए नहीं किया क्योंकि y डायरेक्शन में कोई मोमेंटम में चेंज है ही नहीं। इसी तरह से z डायरेक्शन के मोमेंटम में भी कोई चेंज नहीं है। तो जो टोटल मोमेंटम चेंज हुआ पार्टिकल का, उस मॉलिक्यूल का, वो हो गया माइनस 2m vx। क्लियर? ठीक। तो अगर जब हम वॉल जो कंसीडर कर रहे हैं वो हम अगर yz प्लेन के पैरेलल वाली वॉल कंसीडर कर रहे हैं, तो जो मोशन जो वेलोसिटी उसको कोलाइड कर रही है, जो मोशन उसके कोलिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सिर्फ है x डायरेक्शन की वेलोसिटी, x डायरेक्शन का मोशन, ठीक है। अब आप जरा ढंग से समझो, ये आपका क्यूब था जिसके अंदर गैस है, और इसमें ढंग से समझना है आपको। मान लिया अगर हम 2 डायमेंशनल मोशन कंसीडर कर रहे हैं, तो मान लिया उसके पास एक वेलोसिटी थी x डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी थी y डायरेक्शन में, और ये इस तरह से जाके हिट किया और इधर से यहाँ से रिबाउंड कर गया। तो मैं ये पूछ रहा हूँ इस वॉल से वो कितनी देर बाद फिर से हिट करने आएगा? मान लिया t=0 पे उसने यहाँ कोलाइड किया था, तो कितनी देर बाद वो फिर से इसी वॉल से कोलाइड करने आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से जाएगा, यहाँ कोलाइड करेगा, फिर यहाँ से रिबाउंड करेगा, फिर इधर से जाएगा, यहाँ कोलाइड करेगा, यहाँ से रिबाउंड करेगा, फिर इधर से आएगा, यहाँ से कोलाइड करेगा, यहाँ से रिबाउंड करेगा, और फिर ये यहाँ पे दोबारा आके हिट करेगा, ठीक। तो अब इसको आप ढंग से समझो। अगर हम x डायरेक्शन का मोशन देखें, x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में जब इसने यहाँ से कोलाइड किया तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ थी vx। थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं ताकि और एकदम चीजें क्लियर हों आपको। मैं ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वॉल से वही पार्टिकल कितनी देर बाद फिर से आएगा कोलाइड करने के लिए। उसको अलग से बनाते हैं। ये बहुत क्रूशियल है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये जो पार्टिकल था उसके पास 2 वेलोसिटी थी, एक vx थी और एक vy थी। अभी मान लिया हम 2 डायमेंशनल में ही देख रहे हैं, ठीक है। उसी को हम जनरलाइज करेंगे 3 डायमेंशन के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे गया और इसने कोलाइड किया, कोलाइड करके यहाँ से रिबाउंड किया। मान लिया ये कोलिजन हुआ था t=0 पे, ठीक। जब ये रिबाउंड करेगा तो इसकी y वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। x वेलोसिटी सिर्फ रिवर्स हो जाएगी vx, ठीक। अब ये इधर जाएगा, इस तरह से जाएगा और ये यहाँ पे कोलाइड करेगा। तो जब ये यहाँ पे कोलाइड करके इस तरह से जब ये रिबाउंड करेगा वापस, तो कोलिजन जो हो रहा है वो उसमें सिर्फ वो y वेलोसिटी की वजह से कोलिजन हो रहा होगा, क्योंकि x वेलोसिटी सरफेस के पैरेलल है vx और सरफेस के परपेंडिकुलर vy। तो कोलिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी वेलोसिटी होगी? vy। तो जब ये यहां से रिबाउंड करेगा तो vx में तो कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ vy उसकी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, ठीक। उसके बाद ये इधर आया और ये यहाँ पे जाके कोलाइड करेगा। जब ये यहाँ पे कोलाइड कर रहा होगा, कोलाइड करने से जस्ट पहले इस तरफ उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वही vx, और इस तरफ वेलोसिटी क्या होगी? vy। तो अब जो कोलिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो vx वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। तो कोलिजन होने के बाद जब ये रिबाउंड करेगा, इलास्टिक कोलिजन है, तो vy में तो कोई चेंज नहीं आएगा। vy नीचे की तरफ पहले भी थी कोलिजन से पहले, अब भी है। vx रिवर्स हो जाएगी, vx इस तरफ हो जाएगी और फिर ये इस तरह से यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से कोलाइड करेगा। अब जो कोलिजन हो रहा है वो कौन सी वेलोसिटी कोलिजन कराएगी? vy वेलोसिटी। तो कोलिजन होने के बाद vx में तो कोई चेंज नहीं रहेगा, vx एज इट इज रहेगी, vy जो है वो रिवर्स हो जाएगी और ये फिर से जाके कहीं दोबारा से जाके उसको अगर हम उसी तरफ बना लें तो वहीं पे जाके या कहीं भी पूरी बॉल में कहीं पे भी जाके वो दोबारा से जाके कोलाइड कर देगा।
मैं स्ट्रेट लाइन से अगर दिखाऊं आपको तो ये इस तरह से जाके कहीं फिर से कहीं कोलिजन हो जाएगा इसका। जरूरी नहीं है उसी पॉइंट पे हो, कहीं किसी भी पॉइंट पे होगा, उसी वॉल पे, इसी वॉल पे कहीं ना कहीं हो, बस इसी वॉल पे होना चाहिए। अब मैं ये टाइम फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं कि कितनी देर के बाद कोलिजन हुआ। तो आप देखो जरा, अगर मैं यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट होते हुए सी पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो ये लेंथ कितनी है, तो ये लेंथ है क्यूब की लेंथ, यानी एल के बराबर है। और ए से लेकर बी होते हुए सी तक के मोशन में बहरहाल एक बार कोलिजन हुआ है, लेकिन उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो वीएक्स ही रही है। यहाँ पे भी वीएक्स है, कोलिजन होने के बाद भी क्या होगी, वीएक्स। तो ए से लेकर सी तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो टाइम होगा एल अपॉन वीएक्स। ठीक, ये समझ में आ गया आपको। ए से लेकर बी होते हुए सी तक का मोशन में अगर आप हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो एल के बराबर होगा, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर टाइम कितनी रही है, वीएक्स रही है। तो टाइम कितना लगेगा, एल अपॉन वीएक्स। अब जरा सी से लेकर वापस ए तक आने का टाइम निकालें। तो सी से लेकर इस डी पॉइंट पे कोलिजन हुआ है, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हुई है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, और ये ए पे आ गया। तो सी से लेकर ए, या मतलब इस वॉल तक आने में कोई और पॉइंट ले लेते हैं इसको ई, सी से लेकर ई तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो कोलिजन हुआ है, फिर ये यहां पहुंचा, लेकिन फिर भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट उसने लिया, एल। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं। यहाँ पे भी कितनी है, वीएक्स, यहाँ पे भी कितनी है, वीएक्स। तो फिर से टाइम कितना लग जाएगा, एल अपॉन वीएक्स। तो एक कोलिजन होने के बाद इस वॉल पे वही पार्टिकल कितनी देर के बाद उसी वॉल पे कोलाइड करने के लिए आ रहा है, तो वो टाइम आ रहा है आपका एल 2l अपॉन वीएक्स, यानी डेल्टा टी अगर उसको हम लिखें तो वो जो टाइम इंटरवल आ रहा है 2l अपॉन वीएक्स। ठीक, तो पहली बात ये आपको समझ में आई कि अगर किसी वॉल पे उस पार्टिकल ने अभी कोलाइड किया t = 0 पे, तो कितनी देर के बाद फिर से कोलाइड करेगा, 2l/vx टाइम होगा। फिर कितनी देर बाद कोलाइड करेगा, फिर से अगले 2l/vx टाइम के बाद। vx इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जो वॉल हमने कंसीडर की है उस वॉल पे जो कोलिजन हो रहा है उसके लिए vx रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो जो वॉल है वो yz प्लेन के पैरेलल है। अगर मैंने कोई वॉल ऐसी कंसीडर की होती जो कि xz प्लेन के पैरेलल होती, तो उस वॉल पे जो कोलिजन होता वो vy से होता, तो जो टाइम लगता, कितने टाइम के बाद दोबारा कोलिजन होता, तो वो होता 2l अपॉन vy। साफ है ये बात आपको? ठीक। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। अब आप ये कहोगे लेकिन सर ऐसा तो नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही पार्टिकल तो नहीं है जो आराम से मजे से जा रहा है, यहाँ कोलाइड कर रहा है, फिर यहाँ कोलाइड कर रहा है, फिर यहाँ कोलाइड कर रहा है, वो वापस उस वॉल पे कोलाइड करने आ जा रहा है। इस सैंपल में तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और एक वॉल से कोलाइड करने के बाद वो पार्टिकल दोबारा जब उस वॉल तक आएगा तो उससे पहले वो और भी कई सारे पार्टिकल से उसका वो हो जाएगा, ठीक है, कोलिजन हो जाएगा उसका। तो फिर हम इस रिलेशन को कैसे यूज कर सकते हैं? तो आप समझो, ये हमने पढ़ा था जब हमने मूवमेंट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था कि अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है और कोलाइडिंग पार्टिकल अगर सेम मास के हैं तो उनका मोमेंटम आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। जो इस पार्टिकल के पास मोमेंटम होता है वो इसको दे देता है, जो इसके पार्टिकल के पास मोमेंटम होता है वो उसको दे देता है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं ये जो पार्टिकल दोबारा यहां आया, एक्चुअल में ये वही पार्टिकल नहीं होगा जो पार्टिकल यहां से गया होगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी पार्टिकल हो, ठीक है, उससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं, सारे पार्टिकल क्या हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। और जब कोलिजन आपका परफेक्टली इलास्टिक होता है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम आपका इंटरचेंज होता जाता है। अब आप ढंग से समझो, जैसे मान लिया ये m मास का पार्टिकल था, ये कहीं रैंडमली मूव कर रहा था, लेकिन ये मूव जब कर रहा था तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ थी vx, ठीक, vx1 कह देता हूं मैं उसको। अब मान लिया कोई दूसरा पार्टिकल आया, वो कोई और वेलोसिटी लेके आया, मान लिया vx2 लेके आया, ठीक है। अब इनके बीच में कोलिजन होगा, तो जैसे ही अगर हेड ऑन कोलिजन होगा तो ये वेलोसिटी जो लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग जो वेलोसिटी वो इंटरचेंज हो जाएगी। तो ये वाला पार्टिकल कोलिजन होने के बाद किस तरफ कितनी वेलोसिटी से मूव करने लगेगा, vx1 से मूव करने लगेगा, और ये वाला पार्टिकल इस तरफ कितनी वेलोसिटी से मूव करने लगेगा, vx2 से मूव करने लगेगा, ठीक। तो जो मोमेंटम इस डायरेक्शन में ये पार्टिकल लेके चल रहा था, कोलिजन के बाद वही मोमेंटम ये पार्टिकल लेके चलने लग गया। जो वेलोसिटी ये वाला पार्टिकल लेके चल रहा था, कोलिजन के बाद वही वेलोसिटी ये वाला पार्टिकल लेके चल गया। लेकिन मुझे आप ये बताओ, क्या इस पार्टिकल और इस पार्टिकल में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर एक सेम गैस है, नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस के सभी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आइडेंटिकल होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। तो मैं ये मान ही लूंगा कि यहां कोलिजन हुआ ही नहीं, यही पार्टिकल जो है वो यहां मूव कर रहा है।
तो अंदर कितने भी कोलिजन्स होते रहे, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने टाइम के बाद फिर से कोलिजन होगा, तो वो टाइम होगा 2L/Vx। इसमें एक पार्टिकल है या बहुत सारे पार्टिकल हैं, उससे हमारे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो अब फिर से वापस पहुंचते हैं अपने डेरिवेशन पे। तो एक कोलिजन में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, 2mVx, और एक कोलिजन के लिए कितना टाइम चाहिए, कितने टाइम के बाद एक कोलिजन फिर से होगा, तो वो टाइम आ रहा है 2L/Vx। तो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, तो फोर्स जो होता है, फोर्स एक्सर्ट हुआ होगा, ये मोमेंटम चेंज किसका है, पार्टिकल का। तो फोर्स किस पे एक्सर्ट हुआ होगा, पार्टिकल पे, जिसका मोमेंटम चेंज उसी पे फोर्स। तो पार्टिकल पे कितना फोर्स लगा होगा, तो वो लगा होगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, और एक्स डायरेक्शन का फोर्स है ये, एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा होगा, तो हो जाएगा -2mVx अपॉन 2L/Vx। तो Vx ऊपर पहुंच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -mVx²/L। इतना फोर्स पार्टिकल पे लगा होगा एक्स डायरेक्शन में। तो वॉल पे उतना फोर्स, वॉल पे कितना फोर्स लगा होगा, पार्टिकल ने वॉल पे कितना फोर्स लगाया होगा। तो ये फोर्स जो लगा है वो किसने लगाया, वो वॉल ने लगाया है, क्योंकि कोलिजन वॉल से हुआ है। तो वॉल पे कितना फोर्स लगा होगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो एक्स डायरेक्शन में वॉल पे कितना फोर्स लगा होगा, वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम प्लस माइनस से काम चला ले रहे हैं। इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट करेंगे तो इस माइनस को वहां से हटा देंगे, सिर्फ कितना लिख देंगे mVx²/L होना भी चाहिए। देखो आप, जब वॉल से पार्टिकल हिट करेगा तो पार्टिकल पे तो फोर्स इस तरफ लगेगा और वॉल पे फोर्स इस तरफ लगेगा। तो वॉल पे लगने वाला फोर्स क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स क्या आना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि ये डायरेक्शन हमने +x की डायरेक्शन मानी है। ठीक, तो इतना एक कोलिजन ने इतना फोर्स लगाया होगा। ठीक है, ये बात आपको एकदम क्लियर हुई। ठीक है, तो सारे पार्टिकल मिलके कितना फोर्स लगाएंगे वॉल पे। ठीक है, तो जब हम एक पार्टिकल के साथ डील कर रहे थे तो हमने सिंपली Vx लिख दिया था, लेकिन अब हम बहुत सारे पार्टिकल के साथ डील करेंगे तो हम एक पार्टिकल की वेलोसिटी लिखेंगे हम Vx1, फिर दूसरे की लिखेंगे Vx2, तीसरे की लिखेंगे Vx3। कितने पार्टिकल्स हैं आपके पास टोटल, तो वो है कैपिटल N। तो आखिरी पार्टिकल की वेलोसिटी लिख देंगे Vx∆N। तो टोटल वॉल, उस वॉल पे कितना फोर्स लगा होगा। ठीक है, और जब वॉल YZ प्लेन के पैरेलल है तो उस पर जो भी फोर्स लगेगा कोलिजन की वजह से वो कैसा होगा, वो एक्स डायरेक्शन में ही लगेगा। कितना टोटल फोर्स लगेगा, तो सारे पार्टिकल्स का मास m है, लेंथ l है, उसमें कोई चेंज नहीं, बाकी हमने ऐड कर देना है। तो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में Vx1 के मान लेते हैं, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी मान लेते हैं Vx2 उसका स्क्वायर, प्लस तीसरे पार्टिकल की Vx3। इसी तरह से सारे पार्टिकल की वेलोसिटी के स्क्वायर को ऐड कर देंगे, Vx∆N का स्क्वायर। ठीक, इतना टोटल फोर्स लगेगा उस वॉल पे। अगर मैं इसमें N से डिवाइड और N से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये है स्क्वायर्स x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, x डायरेक्शन की वेलोसिटीज के स्क्वायर का एवरेज। ठीक है, ये क्या है, x डायरेक्शन की वेलोसिटीज के स्क्वायर का एवरेज। तो इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x डायरेक्शन की वेलोसिटी के स्क्वायर्स का एवरेज। ठीक, समेशन की फॉर्मेट में लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन Vxi का स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 to N डिवाइडेड बाई N, x डायरेक्शन की वेलोसिटीज के स्क्वायर्स का एवरेज। ये क्या बन जाएगा, n इंटू M, ये बन जाएगा टोटल मास ऑफ द गैस। ये एक मॉलिक्यूल का मास है और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N है, तो ये क्या बन जाएगा, टोटल मास ऑफ द गैस। ठीक, अब जरा यहाँ पे थोड़ी सी चीजें हैं समझने वाली, वो आप जरा ढंग से समझो। किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है उसका जो स्क्वायर होता है वो सिंपली होता है उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक, अब जरा ढंग से समझो। अगर मैं इन दोनों तरफ एवरेज ले लूं तो ये वेलोसिटी के स्पीड के स्क्वायर का एवरेज हो गया, ये वेलोसिटी के x कंपोनेंट के स्क्वायर का एवरेज हो गया, ये वेलोसिटी के y कंपोनेंट के स्क्वायर का एवरेज हो गया और ये वेलोसिटी के z कंपोनेंट के स्क्वायर का एवरेज हो गया। ठीक, अब आप एक चीज याद रखो, जब हमने आइडियल गैस की हमने अप्रोक्सीमेशंस पढ़े थे उसमें मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी, वो ये थी कि सारी डायरेक्शंस जो होती हैं वो इक्वली प्रोबेबल होती हैं, इक्वली लाइकली होते हैं।
किसी एक डायरेक्शन में प्रेफरेंशियल मूवमेंट, प्रेफरेंशियल मोशन नहीं होता है। सारी डायरेक्शंस में जो मोशन के लिए जो सारी डायरेक्शंस हैं वो सारी इक्वली लाइकली हैं। इसका मतलब जैसा मोशन एक्स डायरेक्शन में होगा वैसा ही मोशन वाई डायरेक्शन में होगा, वैसा ही मोशन जेड डायरेक्शन में होगा। ठीक, इक्वली लाइकली का मतलब यह है कि एक्स को वाई से, वाई को जेड से आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटीज के स्क्वायर का एवरेज वही होगा जो कि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटीज के स्क्वायर का एवरेज होगा, और ये वही होगा जो कि जेड डायरेक्शन की वेलोसिटीज के स्क्वायर्स का एवरेज होगा। तो जब ये तीनों बराबर हैं तो अगर मैं इस इक्वेशन में रखूंगा, इसकी जगह भी वी एक्स लिख देता हूं और इसकी जगह भी वी एक्स लिख देता हूं, तो वी एक्स के स्क्वायर का जो एवरेज आ जाएगा वो आपका आ जाएगा वी स्क्वायर एवरेज बाई 3। ठीक है, टोटल स्पीड के स्क्वायर का एवरेज डिवाइडेड बाई 3। ये वैल्यू मैं अपनी इस इक्वेशन में वापस से पुट कर देता हूं। तो वॉल पे लगने वाला जो फोर्स आ रहा है, ठीक है, यहां पे आपको लिखना होगा सिंस ऑल डायरेक्शंस आर इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली। फोर्स कितना आ गया, एन स्मॉल एम बाई एल, और ये जो है ये क्या बन जाएगा आपका, ये जो लिखा हुआ है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक। प्रेशर कितना होता है, अगर आपने फोर्स लिख लिया तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो जो उस वॉल पे प्रेशर लग रहा होगा, एरिया कितना होगा उसका, एल स्क्वायर। फोर्स अपॉन एरिया, एरिया कितना है, एल स्क्वायर। तो ये बन गया एन स्मॉल एम बाई एल क्यूब इंटू 1/3 टाइम्स स्क्वायर का एवरेज, स्पीड के स्क्वायर का, वेलोसिटी के स्क्वायर का एवरेज। एल क्यूब क्या बन जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम। तो प्रेशर जो आएगा वॉल पे वो आ जाएगा एन एम बाई वी इंटू 1/3 इंटू, ठीक। तो ये रिलेशन आपको मिल गया। जो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल था प्रेशर, वो सॉरी जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल था प्रेशर, वो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल स्पीड के साथ किस तरह से रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा बेहतर तरीके से लिख सकते हैं हम, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 एम टाइम्स एन ओवर वी। अब थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ये जो v है ये वॉल्यूम है और ये जो v है ये वेलोसिटी है, तो इसको स्मॉल v बना देते हैं, वेलोसिटी को स्मॉल v बना देते हैं और कैपिटल V को वॉल्यूम रहने देते हैं। ये क्या है, जो ऊपर लिखा हुआ है m इंटू एन, ये टोटल मास ऑफ द गैस है, और ये नीचे क्या है, नीचे है वॉल्यूम। तो ये क्या है, ये डेंसिटी ऑफ द गैस हो जाएगी। तो प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 टाइम्स डेंसिटी इंटू स्पीड के स्क्वायर का एवरेज, स्पीड के स्क्वायर का एवरेज, ठीक। इसको आप थोड़ा और अलग लिखना चाहो तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, प्रेशर इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया क्योंकि अभी समझ में आएगा, 2/3 एन बाई वी, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करेंगे, हाफ एम स्पीड के स्क्वायर का एवरेज। अब देखो जरा आप, ये क्या है, ये है नंबर डेंसिटी, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या लिखा है, ये है एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये क्या है, एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आप इसको बोलो बेहतर, क्योंकि इसमें सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर है। वी स्क्वायर में क्या होगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो ये है आपकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसकी, ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक। तो प्रेशर काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेट हो रहा है, क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। थोड़ा और मॉडिफिकेशन करते हैं इसमें, ये जो वॉल्यूम है उससे इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, पीवी इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स कैपिटल एन इंटू हाफ एम वी स्क्वायर का एवरेज। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है आइडियल गैस इक्वेशन, तो पीवी की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, एनआरटी।
कैपिटल N इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? कैपिटल N अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na कहते हैं उसको। यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट प्रूफ होने वाला है। उस रिजल्ट को हम पहले देख चुके हैं लेकिन अभी यहां से प्रूफ होगा। N से N कैंसिल आउट, ठीक। तो ये हाफ एम बी स्क्वायर जो आने वाला है ये आपका आने वाला है 3/2 RTY/NA। ये क्या है? ये है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक। इसमें एक कांस्टेंट आ रहा है, गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो इसको हम एक नए नाम से जानते हैं, R/NA, गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इसको हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? K से। और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। यूनिट क्या होती है? जूल पर केल्विन, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी बन गई 3/2 kT। क्लियर? ठीक है। अब समझो ये हुआ क्या। इस तरफ लिखी है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। मैं लिख देता हूं ढंग से, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, और वो कितनी आ रही है? 3/2 kT, ठीक। अगर मैं आपसे पूछता एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल, एक मोल की कितनी होगी? तो एक मॉलिक्यूल की आपको पता है, एक मोल की निकालनी है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और K में अगर Na से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही क्या बन जाता है? R बन जाता है। तो यही बन जाती है आपकी 3/2 RT, ठीक। और हमको पता है ट्रांसलेशनल मोशन में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, और इक्यू पार्टीशन में हमने पढ़ा था कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी बराबर बराबर बढ़ती है। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी है एक मोल के सैंपल के पास? 3/2 RT। तो एक मोल के पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी होगी? तो 3/2 RT अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में हो जाएगी RT/2, यानी हाफ RT। और यही हमने उस टाइम पढ़ा था जब हम लॉ ऑफ इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ रहे थे। वहां हमने सिर्फ लिख दिया था, उसको प्रूफ नहीं किया था। उसमें हमने लॉ ऑफ इक्यू पार्टीशन में ये पढ़ा था कि जो इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की, किसी भी गैस सैंपल की, वो जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है सब में बराबर बराबर बटी होती है। तो एक मोल में, फिर वहीं पे हमने नीचे लिखा था कि एक मोल में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी स्टोर होती है? तो वो होती है हाफ RT, और वो हमने यहां से प्रूफ कर लिया, ठीक। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मोल, तो वो कितनी है? 3/2 RT। तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी हो जाएगी? हाफ RT। क्लियर? जब हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे, वन मॉलिक्यूल, जब हम मोल से मॉलिक्यूल में जाएंगे तो इतना सा चेंज करना होता है आपको। R की जगह क्या क्या लिख देना होता? K लिख देना होता। यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। तो अभी तक आपने ये देखा कि जो प्रेशर है वो किस तरह से मॉलिक्यूलर स्पीड के साथ वेरी कर रहा है, मॉलिक्यूलर स्पीड पे किस तरह से डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ रिलेशन हमने लिखे थे, वो रिलेशन आपको याद रखने हैं। एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है, ये दोनों रिलेशन आप याद रख सकते हो। अब कुछ और वैल्यूज लिखते हैं। 3 इंपॉर्टेंट वैल्यूज देखेंगे हम वेलोसिटी की, एवरेज वैल्यूज। तो सबसे पहले देख रहे हैं VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। वैसे स्पीड कहना चाहिए, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड।
VRMS, RMS वेलोसिटी कहते हैं, लेकिन वो बेसिकली क्या होती है, स्पीड होती है। तो सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर का मीन यानी एवरेज लेना है, और उसके बाद उस पर क्या चढ़ा देना है, रूट चढ़ा देना। तो अगर इसको लिखें तो ये सिंपली ये होगा, पहले स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर का एवरेज ले लिया और उस पर क्या चढ़ा दिया, रूट चढ़ा दिया। ठीक, इसको फाइंड करते हैं वैल्यू आएगी कैसे। तो ये हमको पता है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ एम स्क्वायर का एवरेज, वो किसके बराबर होती है, वो 3/2 kT के बराबर होती है। kT मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो m है वो एक मॉलिक्यूल का मास है। जब यहाँ पे हम यहाँ पे एक मोल का मास लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3/2 RT। तो v स्क्वायर कितना आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मिल गया आपको v स्क्वायर का एवरेज 3 kT/m। तो अगर हम अंडर रूट ले लें आप दोनों तरफ, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड मिल गई आपको, कितनी आ रही है वो √3 kT/m। तो ये रिजल्ट आपको एकदम ध्यान रखना है। किसी भी गैस सैंपल के लिए जो कि T टेम्परेचर पे है, उसकी RMS स्पीड जो होती है √3 kT/m। इसी को आप ऐसा लिख सकते हो, √3 RT/M। स्मॉल m किसका मास था, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। कैपिटल M किसका मास है, मास ऑफ वन मोल, यानी मोलर मास है ये। ठीक, तो K की जगह क्या पुट कर देंगे, R पुट कर देंगे। आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो। K क्या होता है, K जो होता है वो होता है R/Na। तो जब K की जगह R/Na पुट करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, M × Na। M है एक मॉलिक्यूल का मास, उसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, एक मोल का मास बन जाएगा। तो वही कैपिटल M हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, जब भी हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये सारे मास हम किस में पुट करने, केजी में, ग्राम्स में नहीं पुट कर देना है, केजी में, ऐसा यूनिट्स में पुट करना है। ठीक है, और यही फॉर्मूला क्या बन जाता है, एक और फॉर्मूले में कन्वर्ट होता है। उसको यहां देखो आप, प्रेशर डेंसिटी में क्या रिलेशन था, P = ρRT/M। तो RT/M को आप लिख सकते हो प्रेशर अपॉन डेंसिटी। तो ये जो RT/M है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स प्रेशर अपॉन डेंसिटी। तो ये 3 रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं। आखिरी रिलेशन से कई बार हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि जो RMS स्पीड है वो प्रेशर पर डिपेंड कर रही है। एक्चुअली वो प्रेशर पर नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्यों, इस रिलेशन में देखो सारी चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ टेम्परेचर वेरिएबल है। R कांस्टेंट, मोलर मास जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा। लेकिन इस रिलेशन में 2 वेरिएबल है, एक प्रेशर एक डेंसिटी है। तो अगर आप प्रेशर चेंज कर रहे हो तो डेंसिटी भी चेंज होगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है RMS। अगर सिर्फ और सिर्फ देखा जाएगा तो वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर जब तक कांस्टेंट रहेगा तब तक RMS कांस्टेंट रहेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा RMS स्पीड बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा RMS स्पीड कम होगी। दूसरी डेफिनेशन जो होती है वो होती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का सिंपली फॉर्मूला बनेगा v1 + v2 + v3। इन सारी स्पीड्स को जोड़ देना है, vn n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे डिवाइडेड बाय कैपिटल N। तो जब इसको हम फाइंड करते हैं, आपके में डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ वैल्यू याद रखनी है। तो ये आती है एवरेज स्पीड जो आती है वो आती है 8 kT/πm। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 8 RT/πM। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, √8 P/π। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो आप ढंग से देखो, अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का, इधर मान लिया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इधर है आपकी अलग अलग स्पीड्स हैं, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। यानी कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे, या इसको कुछ मॉलिक्यूल्स N1 मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनके पास ये V1 स्पीड होगी।
N2 मॉलिक्यूल्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास स्पीड क्या होगी, V2 स्पीड होगी। यानी हर स्पीड के लिए कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे। तो हमें वो स्पीड फाइंड करनी है जिस स्पीड के लिए मॉलिक्यूल्स का नंबर सबसे ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा वो नंबर, हमें वो स्पीड देखनी है जिस स्पीड को लेकर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर सबसे ज्यादा है। ठीक है, स्पीड सबसे ज्यादा नहीं है, स्पीड तो कुछ बीच में होगी, लेकिन उस स्पीड को लेने वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका नंबर सबसे ज्यादा है, उस स्पीड को हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, 2 मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिनके पास स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिनके पास स्पीड थी 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मॉलिक्यूल्स ऐसे मिले जिनके पास स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, फिर से 4 मॉलिक्यूल्स ऐसे मिले जिनके पास स्पीड थी 7 मीटर पर सेकेंड, 3 मॉलिक्यूल्स आपको ऐसे मिले जिनके पास स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर इसमें अगर ये पूछा जाए कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी, MP, VMP, तो आपको वो मॉलिक्यूल्स देखने हैं, वो स्पीड ढूंढनी है जिस स्पीड के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा हो। तो वो स्पीड है ये 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 5 मीटर पर सेकेंड के करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उन वो सबसे ज्यादा हैं, 6 हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। ठीक, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जो फॉर्मूला आता है VMP, वो होता है 2kT/m। इसी को आप क्या लिख लोगे, √2RT/M, और इसी को आप क्या लिख लोगे, √2p/ρ। तो ये 3 वेलोसिटीज के कंसेप्ट्स और उनके फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो अगर आप कंपेयर करो 3RT/m, अब R लिख दिया तो डेफिनेटली कैपिटल M लिखेंगे, ये है RMS स्पीड। फिर है आपकी एवरेज स्पीड, तो वो थी 8RT/m, और फिर थी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और वो वैल्यू थी 2RT/m। तो RT/m तीनों में कॉमन है, इसमें 3 का फैक्टर, इसमें 2 का फैक्टर, इसमें 8/π है। 8/π अप्रोक्सीमेट 2.5 के आसपास होता है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है वो होती है VRMS, उसके बाद होती है एवरेज, और सबसे कम जो स्पीड होती है वो होती है मोस्ट प्रोबेबल। इनका अगर हम रेशियो फाइंड करें, वो जो रेशियो आएगा तो √RT/m तो तीनों में से कैंसिल हो जाएगा। एक में आएगा √3, एक में आएगा √8/π। 8/π अप्रोक्सीमेट 2.5 होता है, और लास्ट वाले में मिलेगा √2। तो ये इनका रेशियो होता है, याद करना सिंपल है ये, √3:√2.5:√2। ठीक, तो हमने इसमें काइनेटिक थ्योरी देखी और उससे प्रेशर का एक्सप्रेशन फाइंड किया। फिर हमने जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी था इन ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो हमने देखा था कैसे प्रूफ होता है, वो भी यहाँ प्रूफ हो गया। फिर हमने 3 स्पीड लिखी, एवरेज, ट्रांसलेशनल, काइनेटिक एनर्जी लिखी, RMS स्पीड, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और उनमें क्या रिलेशन होते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या उनके रेशियोज होते हैं।